दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। जी हां, बंदूकें बाद में चलती हैं, पहले चलता है खुफिया खेल। सीमा पर सेना दिखाई देती है, लेकिन दुश्मन के दिल में घुसने का काम करती हैं खुफिया एजेंसियां। इजराइल की मोसाद, अमेरिका की CIA और FBI, रूस की FSB, SVR और GRU, ईरान की MOIS और भारत की रॉ। इनके एजेंट अक्सर कैमरे में नहीं दिखते, लेकिन इनके ऑपरेशन पूरी दुनिया की राजनीति को बदल देते हैं, उथल पुथल पैदा कर देते हैं। कहीं सरकारें गिरती हैं, कहीं परमाणु रहस्य चोरी होते हैं, कहीं आतंकी सरगना ढेर होते हैं और कहीं बिना युद्ध छिड़े दुश्मन को घुटनों पर लाने की रणनीति बनाई जाती है। जी हां, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज की दुनिया में मिसाइलों से ज्यादा ताकत खुफिया एजेंसियों के पास है। क्या युद्ध अब बॉर्डर पर नहीं बल्कि सीक्रेट ऑपरेशन, साइबर हमलों और जासूसी नेटवर्क के जरिए लड़े जा रहे हैं? क्या मोसाद, CIA, FSB, रॉ जैसी एजेंसियां अब वैश्विक राजनीति की सबसे बड़ी गेम चेंजर बन चुकी हैं? आज इसी पर सबसे बड़ा सवाल होगा, सीधी बहस भी होगी। दर्शकों, दुनिया के सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों का सच क्या है? किसका नेटवर्क सबसे मजबूत है? किसका ऑपरेशन सबसे सटीक है? और आखिर किसके पास है दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट हथियार? और क्या इजराइल को धोखा देना अमेरिका के लिए महंगा नहीं, बहुत महंगा पड़ने वाला है? इजराइल का किल प्लान लीक होने के बाद क्या अब इजराइल एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट करेगा? ट्रंप के किल प्लान लीक होने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? दर्शकों, अब आइए देश का सवाल आपके लिए लेकर आ रहे हैं। दर्शकों, जी हां, क्या होगा देश का सवाल, जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बहुत गंभीर मसला है, भारत के लिहाज से भी, दुनिया के लिहाज से भी। चलिए देश का सवाल पर आते हैं। आखिर देश का सवाल क्या है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं? सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। इजराइल वार्ता में शामिल ईरानी नेताओं को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। सवाल नंबर 2, अगर अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी तो इसका मकसद शांति बचाना या बड़ा युद्ध रोकना था? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या किसी देश के वार्ताकारों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं होगा? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। दर्शकों, क्या इस कथित चेतावनी से साबित होता है कि अमेरिका और इजराइल हर मुद्दे पर एक मत नहीं होते हैं? जी हां। और सवाल नंबर 5, क्या इजराइल से गिरदारी डोनाल्ड ट्रंप को भारी, बहुत भारी पड़ने जा रही है? दर्शकों, अगले 1 घंटे लगातार पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं। खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनके जरिए भी चर्चा होगी। लेकिन दर्शकों, ईरानी नेताओं का किल प्लान जो लीक हुआ, उसके जरिए ट्रंप करना क्या चाहते थे? और ट्रंप ने जो गद्दारी इजराइल से की है, क्या उसका खामियाजा अब ट्रंप साहब को चुकाना पड़ेगा? क्या इजराइल अमेरिका से इस खुलासे का बदला लेगा, क्योंकि प्लान फेल हुआ अमेरिका के खुलासे के बाद? जी हां, डिस्क्लोजर 1, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की हत्या का प्लान बनाया जा रहा था। दर्शकों, डिस्क्लोजर नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। खुलासा 2 जो आपको सन्न कर देगा, संसद के अध्यक्ष वाकर गलीबाफ भी एजेंसी के निशाने पर थे। हम बात मोसाद की कर रहे हैं। जी हां, डिस्क्लोजर नंबर 3, तीसरा अहम और बड़ा खुलासा, अमेरिका ने तेहरान को पहले ही दे दिया था हत्या का इंटेल इनपुट, इस वजह से मामला संभल गया। डिस्क्लोजर नंबर 4, अमेरिका को डर था कि हत्या के बाद शांति वार्ता रुक जाएगी, इसीलिए अमेरिका ने यह इंफॉर्मेशन, ये क्रूशियल डिस्क्लोजर ईरान को बताया, पाकिस्तान को बताया, ताकि जो डेलीगेट्स है ईरानी, उनकी हत्या ना कर पाए इजराइल। डिस्क्लोजर नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, ईरानी नेताओं का किल प्लान कैसे लीक किया अमेरिका ने? पाक ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल को फाइटर जेट के जरिए स्कॉट किया, उसकी सुरक्षा भी दी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं कोई मिसाइल अटैक ना हो जाए, रॉकेट अटैक ना हो जाए ईरानी डेलीगेशन की फ्लाइट पर। डिस्क्लोजर नंबर 6, ईरानी विमान की मशहद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, इस आशंका से कि कहीं इजराइल उस विमान पर हमला ना कर दे। जी हां। डिस्क्लोजर नंबर 7, सिक्योरिटी वजहों से डेलीगेशन सड़क के जरिए तेहरान पहुंचा था, क्योंकि उनको डर था कि हवा में इजराइल जो डेलीगेशन है ईरान का, उस पर निशाना लगा सकता है, उन्हें खत्म कर सकता है, उनकी जान ले सकता है, उनका असैसिनेशन कर सकता है। कौन था मोसाद के निशाने पर जब ये शांति वार्ता इस्लामाबाद में चल रही थी? पूरी डिटेल दर्शकों लेकर आए हैं, जरा देखिए, पढ़िए और समझिए और जानिए। जी हां, कौन था मोसाद के निशाने पर ईरानी वार्ताकारों को? जानिए। नाम मोहम्मद वाकर गलीबाफ, पद अध्यक्ष ईरानी संसद, ईरानी इराक युद्ध में हिस्सा लिया, लंबे वक्त तक IRGC से जुड़े रहे। इनका रोल मैं आपको बता रहा हूं, पहले IRGC के कमांडर रहे, ईरानी वायुसेना के प्रमुख के तौर पर भी काम किया, संसद के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति के फैसलों में अहम भूमिका निभाते आए हैं गलीबाफ साहब। इनको खत्म करना चाहता था इजराइल, युद्ध विराम, होर्मुज स्ट्रेट, परमाणु कार्यक्रम पर ईरानी टीम को लीड कर रहे थे। अमेरिका से बातचीत का सिलसिला इन्हीं के जरिए शुरू किया गया था। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। एक शख्स ये था जिसको इजराइल मारना चाहता था,
गलीबाफ साहब के बाद अरागची साहब के बारे में जान लीजिए। सैयद अब्बास अरागची भी निशाने पर थे। इजरायल के विदेश मंत्री हैं, पेशे से सीनियर डिप्लोमैट हैं। ईरान के सबसे अनुभवी परमाणु वार्ताकारों में शामिल रहे हैं। अमेरिका इजरायल के बीच जो बातचीत चल रही थी ईरान के बीच, उसमें बहुत अहम भूमिका थी इनकी। रोल नंबर 3, यूएस यूरोपीय देशों और आईएई के साथ परमाणु मुद्दों पर बातचीत की अगुवाई यही कर रहे थे अरागची साहब, और इनको भी खत्म करना चाहता था इजरायल। अमेरिका के साथ युद्ध विराम और समझौतों से जुड़ी बातचीत में, अहम बातचीत में सैयद अब्बास अरागची साहब शामिल थे, जो कि विदेश मंत्री हैं इजरायल के। इन दोनों को खत्म करना चाहते थे। जी हाँ, शुरू से आते हैं ग्राफिक। टीचर प्ले फ्रॉम बिगिनिंग। दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने अब तक बहुत सारे लोगों को मारने का प्लान बनाया। जी हाँ, मारने का प्लान बनाया। उनमें जो बहुत अहम नाम है वो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको देने जा रहा हूं। टारगेट नंबर 1 शुरू से चलेगी। टारगेट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। खालिद मशाल 97 में जॉर्डन में मोसाद पर जहर देकर हत्या की कोशिश का आरोप लगा। इनको भी टारगेट किया था मोसाद ने मारने का। टारगेट नंबर 2 मोहसिन फखरी जाहिद, साल 2020 में ईरान में ये बहुत बड़े पद पर थे। इनको भी ड्रोन के जरिए हत्या की कोशिश की और इनको मार दिया गया। अरागची पर भी असैसिनेशन अटेम्प्ट की कोशिश थी, लेकिन अमेरिका ने उनको इत्तला दे दी, जिसकी वजह से अरागची बच गए। गलीबाफ पर भी पाकिस्तान में हमला होना था, लेकिन अमेरिका के इनपुट की वजह से इनकी जान भी बच गई। जी हाँ, इसके अलावा टारगेट नंबर 5 यासिर अराफात 2004 में मारे गए। फ्रांस में आरोप हत्या का मोसाद पर लगा। दर्शकों, कहा गया कि मोसाद ने ही इनको मारा है। जी हाँ, ये 5 बड़े टारगेट थे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हालांकि मोसाद ने दुनिया में बहुत सारे ऑपरेशन चलाए हैं, खतरनाक ऑपरेशन, और ज्यादातर में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। जी हाँ, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। मोसाद है क्या, आइए जानते हैं मोसाद के बारे में। पूरा नाम द इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। मोसाद का पूरा डिटेल नेम अगर आपको बताऊं, इन्फो नंबर 2, 13 दिसंबर 1949 को स्थापना हुई। इसका मुख्यालय तेल अवीव इजराइल में, जो कि तेल अवीव राजधानी है इजराइल की। जी हाँ, इन्फो नंबर 3, एजेंसी सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। फिलहाल वो नेतन्याहू को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसके अलावा इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। विदेशों में सीक्रेट ऑपरेशन करना मोसाद की खूबियां हैं। ये कोवर्ट ऑपरेशन भी करते हैं अपने हिसाब से। इन्फो नंबर 5, दुश्मन देशों की सैन्य और रणनीतिक जानकारी जुटाना इनका सबसे अहम काम है। जी हाँ, इसमें ये माहिर है। इन्फो नंबर 6, आतंकवाद विरोधी अभियान, बंधकों को छुड़ाने में भी मोसाद सहायता करता है। इसके अलावा दर्शकों मैं आपको बताऊं, विदेशी एजेंसियों के साथ खुफिया प्लानिंग भी ये जो मोसाद है वो करता है, और दुनिया भर के जो सबसे खतरनाक सीक्रेट सर्विस वाले हैं एजेंसीज, उनमें सबसे खतरनाक इसे कहा जाता है। जी हाँ, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। मोसाद की 3 और एजेंसीज हैं, 2 और एजेंसीज हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। मोसाद के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं दर्शकों। जी हाँ, एजेंसी नंबर 1, जिसके बारे में अभी डिटेल मैंने आपको बताया कि वो कोवर्ट ऑपरेशंस करते हैं, खुफिया ऑपरेशंस करते हैं। 1949 में इनकी स्थापना की गई। जी हाँ, एजेंसी नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है।